कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी और सुनसान द्वीप से, जहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र की तेज लहरें और डरावनी खामोशी फैली हुई है। यहीं हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर इस अनजान द्वीप के किनारे पहुंचती है। होश आते ही जेन घबराकर अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त पर पड़ती है जो किसी तरह उसके साथ यहाँ तक पहुंच गया था। वो बुरी तरह घायल था और उसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही थीं। जेन पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उसे बचा ले, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। ये सब देखकर जेन पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब वो इस अनजान जगह पर बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ देर खुद को संभालने के बाद जेन पूरे द्वीप की तलाश शुरू करती है। वो उम्मीद करती है कि शायद यहाँ कोई और इंसान मिल जाए, लेकिन काफी देर घूमने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये पूरा द्वीप वीरान है। यहाँ उसका साथ देने वाला कोई नहीं है और अब उसे अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत पुराना प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। जेन उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक महिला का पर्स और कुछ बच्चों का सामान रखा होता है। उसी सामान में उसे एक दवाई भी मिलती है जिस पर साल 1994 लिखा हुआ था। ये देखकर जेन समझ जाती है कि कई साल पहले भी कोई इस द्वीप पर फंसा होगा। बैग के अंदर उसे माचिस की एक डिब्बी भी मिल जाती है। इस वीरान जगह पर ये उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, इसलिए वो उसे संभाल कर अपने पास रख लेती है। इसके बाद जेन वापस समुद्र किनारे लौटती है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े खोखले पेड़ पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे लगता है कि रात में ये जगह उसके लिए सुरक्षित साबित हो सकती है। वो उसी पेड़ के अंदर अपना छोटा सा ठिकाना बना लेती है। दिन भर की थकान के बाद वो वहीं पहली रात गुजारती है। हालांकि उसके मन में हर पल डर बना रहता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि समुद्र किनारे बहुत सारी मछलियां बहकर आई हुई हैं। उन्हीं के बीच एक छोटा शार्क भी पड़ा था जिसका आधा शरीर किसी अज्ञात जानवर ने खा लिया था। जेन खाने के लिए कुछ मछलियां अलग रख लेती है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बनी 3 पुरानी कब्रों पर जाती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कभी और लोग भी इस द्वीप पर फंस चुके थे। इधर उसके दोस्त के शरीर में भी सड़न शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो उसके लिए एक कब्र खोदती है और भारी मन से उसे सम्मान के साथ दफना देती है। लेकिन अगली सुबह जब जेन दोबारा वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने रात के अंधेरे में उसके दोस्त की कब्र खोद दी थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके दोस्त के शरीर का आधा हिस्सा बेरहमी से खाया जा चुका था। ये देखकर जेन के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस द्वीप पर कोई बहुत ही खतरनाक जीव रहता है जो रात के समय शिकार करने निकलता है। अपनी सुरक्षा के लिए जेन एक मजबूत लकड़ी को तेज करके भाले जैसा हथियार बना लेती है। फिर वह उसी हथियार के साथ बैठकर उस रहस्यमयी जीव का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। जेन पूरी कोशिश करती है कि जागती रहे, लेकिन दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। हैरानी की बात यह थी कि पूरी रात वो डरावना जीव कहीं दिखाई नहीं देता। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा शांत नजर आता है। उसी समय जेन समुद्र में एक सूटकेस तैरता हुआ देखती है। वो तुरंत पानी में उतरकर उसे किनारे ले आती है, लेकिन सूटकेस तक पहुंचने से पहले उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो पानी में गोता लगाकर नीचे देखती है। तभी उसकी नजर समुद्र की तलहटी में बने एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे पर पड़ती है। ये देखकर वो कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाती है। किनारे लौटकर वो सूटकेस खोलती है। उसके अंदर कुछ कपड़े और जूते होते हैं जिन्हें वो तुरंत पहन लेती है, क्योंकि अब उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शाम होने पर वो उसी सूटकेस का बाकी सामान देखने लगती है। उसमें उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में एक खुशहाल परिवार दिखाई देता है, एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे, जिन्हें देखकर जेन समझ जाती है कि शायद कभी ये परिवार भी इस द्वीप पर आया था। अब उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है। कई दिनों बाद पहली बार जेन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण लौटती है। वो तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकालती है और मदद के लिए आसमान की तरफ फ्लेयर दाग देती है। लेकिन बदकिस्मती से जब तक फ्लेयर ऊपर पहुंचती है तब तक हवाई जहाज बहुत दूर जा चुका होता है। फ्लेयर की लाल रोशनी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। तभी उसी रोशनी में जेन को दूर एक अजीब सी डरावनी परछाई दिखाई देती है। ये नजारा देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से भागती है और जल्दी से जाकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। कुछ ही देर बाद वही रहस्यमयी जीव वहां पहुंच जाता है। वो आसपास घूमकर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन जेन अपनी सांसें रोककर बिल्कुल चुपचाप छिपी रहती है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद लग रहा था कहीं उसकी आवाज ही उस जीव तक न पहुंच जाए। अगली सुबह जेन फिर से उन पुरानी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगती है।
तभी उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें अंधेरे के बीच दो चमकती हुई डरावनी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि पिछली रात उसने जिस परछाई को देखा था वही इस तस्वीर में भी मौजूद है। अब जेन को पूरा यकीन हो जाता है कि इसी रहस्यमयी जीव ने शायद उस पूरे परिवार को मार डाला था। ये सोचकर उसके मन में डर और भी बढ़ जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस द्वीप से जिंदा बाहर निकलना। वो सूटकेस से अपनी लाइफ जैकेट निकालती है और समुद्र के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करती है। सूटकेस का सहारा लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद तेज लहरें सूटकेस को पलट देती हैं और उसकी पूरी कोशिश बेकार हो जाती है। मजबूर होकर जेन वापस उसी द्वीप पर लौट आती है। तभी उसकी नजर फिर से उसी बड़े खोखले पेड़ पर जाती है। रात होने से पहले वो उसी पेड़ के अंदर जाकर छिप जाती है। उसे लगता है कि शायद इस बार वो आराम से रात निकाल लेगी, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता है वही खतरनाक जीव एक बार फिर शिकार की तलाश में वहां पहुंच जाता है। अपनी सूंघने की ताकत से उसे जेन की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो पेड़ पर बार बार जोरदार हमला करने लगता है। हर वार के साथ पेड़ हिलता है, लेकिन पूरी तरह टूट नहीं पाता। काफी देर कोशिश करने के बाद वो जीव वहां से चला जाता है। जेन की जान तो बच जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि पेड़ बुरी तरह टूट चुका था। अब ये जगह ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी। इसके बाद जेन एक नई योजना बनाती है। वो समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें पेड़ पर ऊंचाई पर लटका देती है। उसका सोचना था कि अगर जीव को आसानी से खाना मिल गया तो शायद वो उसे छोड़ देगा। अगली सुबह उसकी ये योजना सच साबित होती है। पेड़ पर टंगी सारी मछलियां गायब थीं। इसका मतलब वो जीव उन्हें खाकर चला गया था और इस बार जेन पूरी तरह सुरक्षित बच गई। इसी दौरान उसकी नजर समुद्र किनारे पड़ी एक पुरानी लाश पर पड़ती है जो लहरों के साथ बहकर आई थी। उसे देखकर जेन के दिमाग में एक और ख्याल आता है। वह उस लाश को भी पेड़ पर लटका देती है ताकि अगली रात वह जीव उसी को खाकर वापस चला जाए। अब जेन हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नए नए तरीके सोच रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि हमेशा पेड़ के अंदर छिपना संभव नहीं है। इसलिए वह जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदती है और रात होने पर उसके अंदर जाकर छिप जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है वो डरावना जीव फिर से वहां पहुंच जाता है। इस बार जेन पहली बार उसे साफ साफ देख पाती है। उसका विशाल और डरावना शरीर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जीव पेड़ पर टंगी लाश को बेरहमी से खाने लगता है। उसी दौरान जेन को अपने बिल्कुल पास भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। धीरे से झांक कर देखने पर उसे उस जीव के विशाल पैर दिखाई देते हैं, लेकिन वह खुद को पूरी तरह शांत रखती है। अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो उसकी मौत तय थी। किसी तरह रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब जेन समझ चुकी थी कि जमीन पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो इस बार पेड़ के ऊपर रस्सियों की मदद से झूले जैसी एक जगह तैयार करती है। शाम होते ही वो उसी झूले पर चढ़कर बैठ जाती है। उसे उम्मीद थी कि इस बार वो जीव वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो जीव फिर वहां पहुंच जाता है। उसे एक बार फिर जेन की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो सीधे उसी पेड़ के पास आता है और पूरी ताकत से उसे हिलाने लगता है। कुछ ही सेकंड में झूला टूट जाता है और जेन नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। मौका मिलते ही वो जीव उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जेन पूरी ताकत से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि वो जीव जमीन से ज्यादा पानी में तेजी से दौड़ सकता है। देखते ही देखते वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेन डर जरूर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। सही मौका देखकर वो अपनी नुकीली लकड़ी पूरी ताकत से उस जीव के पेट में घोंप देती है, लेकिन अगले ही पल वो जेन को उठाकर जोर से पानी में फेंक देता है। जेन किसी तरह खुद को संभालती है। वो तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाती है। पूरी रात वहीं डरी सहमी बैठी रहती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका है। वो समुद्र किनारे जाकर अपने घाव को साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में तैरते एक छोटे से बेड़े पर पड़ती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान लौट आती है। उस बेड़े पर उसके दो दोस्त लुकास और मिया जिंदा मौजूद थे। दोनों किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। जेन उन्हें खाने के लिए मछलियां देती है और फिर इस द्वीप पर बीते पिछले 7 दिनों की पूरी कहानी बता देती है। वो उन्हें उस खतरनाक जीव के बारे में भी सब कुछ बताती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लुकास और मिया उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि जेन डर की वजह से ऐसी बातें कर रही है। जेन उन्हें वो पुरानी तस्वीर भी दिखाती है जिसमें उस जीव की चमकती आंखें साफ नजर आती हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। अब जेन समझ जाती है कि वे उसकी बात मानने वाले नहीं हैं, इसलिए वो चुपचाप उनका बेड़ा लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन लुकास और मिया उसे देख लेते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं। गुस्से में मिया जेन के सिर पर जोरदार हमला कर देती है।
जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। ऊपर से रात भी हो चुकी थी। वो बार बार लुकास से खुद को खोलने की गुजारिश करती है, लेकिन दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुनते। कुछ देर बाद मिया अकेले ही द्वीप के अंदर घूमने निकल जाती है, जबकि लुकास जेन के पास ही रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से वही भयानक जीव बाहर निकल आता है और बिना कोई मौका दिए मिया पर हमला कर देता है। मिया की दर्दनाक चीख पूरे द्वीप में गूंज उठती है। उसकी आवाज सुनते ही लुकास घबराकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो जीव मिया को घसीटते हुए गहरे पानी में ले जाता है और उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डालता है। ये खौफनाक मंजर देखकर लुकास के होश उड़ जाते हैं। अब उसे जेन की कही हर बात सच लगने लगती है। डर के मारे वो तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहीं छिपा रहता है। सुबह होने के बाद भी लुकास नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता। तब जेन उसे समझाती है कि वो जीव सिर्फ रात के समय बाहर निकलता है, दिन में वो कहीं दिखाई नहीं देता। ये सुनकर आखिरकार लुकास नीचे उतर आता है। अब लुकास को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि अगर यहाँ ज्यादा देर रुके तो उनकी मौत तय है, इसलिए वो भी जेन की बात मान जाता है। दोनों जल्दी जल्दी मछलियाँ, नारियल और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। लुकास अभी भी डरा हुआ था, लेकिन जेन उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि अगर वे रात होने से पहले इस द्वीप से दूर निकल गए तो शायद उनकी जान बच सकती है। दोनों जैसे ही बेड़े पर बैठने की तैयारी करते हैं, तभी जेन की नजर उस पर पड़े सूखे खून के निशानों पर जाती है। इन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि पिछले 5 दिनों तक जिंदा रहने के लिए लुकास और मिया ने शायद अपने ही किसी साथी को मार कर खाया था, लेकिन उस समय उनके पास इन बातों पर सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। दोनों तुरंत बेड़े को समुद्र की तरफ बढ़ाने लगते हैं। तभी अचानक लुकास की नजर पानी में उसी डरावने जीव पर पड़ती है। उसे देखते ही दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी बेड़े को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो राक्षसी जीव सीधे बेड़े पर चढ़ाता है और उन पर हमला कर देता है। लुकास बिना देर किए फ्लेयर गन से उस पर हमला करता है, लेकिन वो जीव जेन को पकड़कर पानी के अंदर खींच ले जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जेन हार नहीं मानती। उसके पास मौजूद चाकू से वो लगातार उस जीव पर वार करती रहती है। दर्द की वजह से वो जीव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच लुकास भी जेन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन उसका ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। वो जीव जेन को छोड़ देता है और लुकास को पकड़ लेता है। कुछ ही पलों में दोनों हमेशा के लिए पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। अपने दोस्त को इस तरह खोकर जेन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन किसी तरह वो तैरकर वापस द्वीप पर पहुंच जाती है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस बार वो फैसला करती है कि अब वो भागेगी नहीं, या तो वो उस जीव को खत्म करेगी या फिर खुद मर जाएगी। इसके बाद वह पूरे द्वीप में घूमकर मजबूत लकड़ियों से कई नुकीले हथियार तैयार करती है, लेकिन उसे लगता है कि वे हथियार काफी तेज नहीं हैं, इसलिए वो रेत खोदती है और वहां पड़े पुराने कंकालों की हड्डियों से और भी ज्यादा धारदार हथियार बना लेती है। इसके बाद उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना आती है। वह उस जीव को आग के घेरे में फंसाकर खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो सूखी लकड़ियां और झाड़ियां इकट्ठा करके पूरे इलाके में एक बड़ा जाल तैयार कर देती है। आखिरकार रात हो जाती है। हमेशा की तरह वो भयानक जीव एक बार फिर शिकार की तलाश में वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो जेन के बनाए हुए जाल के बीच आता है, जेन तुरंत आग लगा देती है। कुछ ही पलों में चारों तरफ आग फैल जाती है। वो जीव आग के बीच फंस जाता है। मौका मिलते ही जेन अपने बनाए हुए नुकीले हथियारों से लगातार उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से जेन पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। जेन किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। फिर बिना रुके वो एक के बाद एक लगातार उस जीव पर वार करती रहती है। अब वो राक्षसी जीव पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। कुछ कदम चलने के बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जेन यही मौका देखकर पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ती है और आखिरकार उसका गला काट देती है। इसी के साथ उस खौफनाक जीव का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। कई दिनों से चली आ रही जेन की डरावनी लड़ाई आखिरकार खत्म हो जाती है, लेकिन इस दौरान आग पूरे द्वीप में फैल चुकी होती है। देखते ही देखते पूरा द्वीप जलने लगता है।